हाँ जी फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोयले की बढ़ती मांग। ध्यान से समझना, ये टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, पहला तो वर्ड आ गया कोयला। तो आपको पता होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस जो है, बेसिक क्वेश्चंस जो है कोयले से बनाए गए हैं, राइट। इसके टाइप से रिलेटेड जो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी जो बेसिक क्वेश्चन जो है, अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें, लास्ट 27 से 28 साल के पेपर्स को देखें, तो वहां से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक, हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक एमसीक्यू जो है बनाया जा सकता है, जिसके कारण हमने इस टॉपिक को यहाँ पर रखा है। एक बात और, मैं यहाँ पर कोई मतलब फास्ट रेस वाला साहब नहीं है यहाँ पे। मेरे यहाँ पर अगर आप मेरी देखिए, मैंने आपको पीडीएफ भी दे ही दूंगा, तो ऐसा नहीं, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे सच में समझना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि यार एक बार वीडियो सुन ले तो चीजें जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो उनके लिए रामबाण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी हुआ क्या, और दूसरा, यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये टाइप्स में निकल गया। दूसरा, आज के समय पैटर्न कहाँ है, टोटल रिजर्व्स किधर है कोयला को लेके, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और भी जो सभी डायमेंशन जो हम आगे कवर करेंगे उसमें भी काफी सारी चीजें जो कवर करी जाएंगी। तो कोयले की बढ़ती मांग में आखिर पहला पॉइंट ये है कि खबरों में क्यों है ये। भाई ये है कि नवीकरण ऊर्जा के महत्व के बावजूद आज भी जो है कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत ही बना हुआ है। अगर हम अपने कोल को, अगर हम अपने पावर के डिस्ट्रीब्यूशंस को देखें, यानी कि जहाँ से मतलब कि अगर देखें बिजली जहाँ बनाई जाती है, वहां पे हम देखेंगे अभी भी 50%, मोर देन 50% के आसपास जो मेन सोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं कोल है। अब आप ये सोचो, लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने का, ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट और भी समझाऊंगा। लोग कहते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल बंद करो, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी पे, हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी पे करना चाहिए। आपको पता है जो लिथियम आयन जो बैटरी होती है, अगर कम से कम आपको कार्बन न्यूट्रन करने के लिए कम से कम उसको 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चलाना होगा, जब जाके मान के चलना कि आपने, मतलब जब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास जब चलाने के बाद ही लगे, ये महसूस होगा कि आपने, क्या नाम है, मतलब कि पर्यावरण को पोल्यूट करने से बचा रहे हो। तो 1.5 लाख किलोमीटर, और यूजुअली एक आदमी अपने जीवन काल में हद मार के 1 लाख 1.25 लाख किलोमीटर ही चला पाता है। आप समझे मेरी बात को। तो जिसके कारण हमें ये लगता है कि कोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन इसको हमें बचाना है, ताकि इससे CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जिससे कि वातावरण गर्म होता है, उसको हम बचा सकें। इसके लिए बेस्ट पार्ट मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है सोलर सबसे बेस्ट लगता है। सोलर क्यों नहीं, कि सोलर की देखो, मैं आपको डायमेंशन खोल रहा हूं कि सोलर की गाड़ियां क्यों नहीं आती। भाई, ऊपर छत पे भी लगा दो, बोनेट पे भी लगा दो, पीछे भी लगा दो, सोलर की गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती। सोलर प्लेन जब बने हैं, तो सोलर की गाड़ियां भी बन सकती हैं इन फ्यूचर में। तो खैर, हम टॉपिक से भटक रहे हैं, हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये हुआ कि कोयला भी आज के समय में जो है प्रमुख स्रोत बना रहेगा, जिसमें देश की ऊर्जा क्षमता की एक तरह से स्थिति को समझ लेते हैं। इस यहाँ पर एक ये स्थिति ये निकल के आ रही है कि 2029-30 में लगभग 200 266, ठीक है, गीगावाट गीगावाट तक पहुंचने की जो है अगर बात करें, तो जीवाश्म ईंधन जो हमारे कोयले से जलते हैं, वो पेट्रोल और जो सही सारी चीजें हो गई, इससे जो डीजल हो गई, इससे जीवाश्म ईंधन से अगर हम बात करें, जो हम बिजली अगर हम बनाएंगे, तो हमें ये पता चलता है कि करीब 266, ठीक है, गीगावाट मतलब कि पहुंचने की उम्मीद है। जिसमें अगर हम बात करें तो भारत की कुल खपत का इन फ्यूचर में 40%, देखो ये चीज समझाने के लिए आप देख लीजिएगा, हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि भारत में कोयले की जो खपत है वो कहीं ना कहीं 40% तक जो है आगे जो है बढ़ जाएगी। यानी कि ये हमारे लिए, अगर मैं बोलूं, तो ये कंसर्न के तौर पर हमें जो है देखने को मिल रहा है कि हाँ, हमारी जो है 40% के आसपास जो है इन फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 40% एक ये रेशियो आपने याद रखना है कि इन फ्यूचर के अंदर 40%, तो क्यों, देखो हो सकता है यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बना दे कि इन फ्यूचर में 100% बढ़ जाएगी, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यार अगर हम यही कंजप्शन रहा, अगर यही पैटर्न अगर हमने फॉलो किया, तो इन फ्यूचर के अंदर 40% है, ठीक है, लेकिन 100% नहीं होगी। तो ये चीज आपने, एक ये जो टॉपिक है इसको आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जिस तरह से 2022-21 का पेपर देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेग टाइप में पूछे जा रहे हैं, आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जा रहा है, तो जिसके कारण मैं कह सकता हूं, तो ये 40% आपने याद रखना है। अब थोड़ा समझते हैं कोयले को लेके।
ये इसको हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम समझेंगे कोयले के ऊपर। देखो कोयला एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन है, यानी कि भाई ऑफ कोर्स आपको पता है, सबके बारे में इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा। जीवाश्म ईंधन मतलब ये समझे कि एक बार यूज कर ले उसके बाद उसको, मतलब कि जीवाश्म ईंधन है ये, कहीं ना कहीं काफी सालों से जो है बना हुआ है, जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड, कोयले को हम एक तरह से ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन आज के समय अगर देखें भारत के अंदर, वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल और डीजल तो काफी सीमित है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों के, हालांकि भाप इंजन तो एग्जिस्ट हो रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अभी आज भी हेरिटेज साइट्स पे जो चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बिजली पैदावार करने के लिए भी जो इसका महत्वपूर्ण सोर्स जो हमें यूज किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली का थर्मल पावर प्लांट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, कि थर्मल पॉइंट में मान के चलो 80% से ज्यादा कोयला जो है यहाँ पर कंज्यूम जो है किया जाता है। और दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादकों में देखें तो जिसमें चीन भी है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडोनेशिया और भारत कहीं ना कहीं शामिल है। तो आपको ये 5 कंट्रीज का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 कंट्री कहीं ना कहीं हाईली इंपॉर्टेंट हमें जो है देखने को मिल रही है, जिसके अंदर आपका चीन आ गया, आपका अमेरिका आ गया, आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपका इंडोनेशिया आ गया, और कहीं ना कहीं आपका जो है भारत भी जो आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई बात। अब समझते हैं कोल के रिजर्व्स को लेके। कोल के रिजर्व्स अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो हमें ये देखने को मिलता है सबसे ज्यादा जो रिजर्व, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं झारखंड। देखो इनमें रिजर्व्स की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, ध्यान समझना। प्रोडक्शन में उड़ीसा आगे है, लेकिन रिजर्व्स की बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड, उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा आसपास है, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ उसके बाद, यानी कि आपको अगर देखो आप एक वर्ड याद रखो, जीओसी, जीओसी, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जब याद करता था तो ऐसे याद करता, जीओसी याद रखता था, हाँ भाई झारखंड उड़ीसा, और कोल के आगे जीओसी जरूर लिख देता था, ताकि मैं निमोनिक्स बना सकूं, ताकि चीजों को जो मैं याद कर सकूं। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में कुछ हमें इस प्रकार से अगर देखें तो हमें कोयला देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर बिगेस्ट कोल रिजर्व्स अगर वर्ल्ड में देखें तो आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि जिसके अंदर यूएसए 23%, रशिया 15%, ऑस्ट्रेलिया 14%, चाइना 13% और इंडिया आपको जो है 10% के हिसाब से जो है देखने को मिलता है। यहां से भी अगर मैं बोलूं तो यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये चीज अगर आपने जो है बात करके रखने, और अगर हम कोल प्रोड्यूसिंग में देखें, यानी कि इसकी निकालने की क्षमता देखें कि भाई कोल जितना धरती में से निकाला जा रहा है, उसमें सबसे आगे चाइना है, उसके बाद इंडिया है, यूएसए, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। रशिया सबसे कम जो है अगर बात करें निकाल रहा है, उसके बाद इंडिया, लेकिन इसका रेशो आसपास ही जो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं चाइना जो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद ये समझते हैं कि भारत में कोयले का वितरण, क्योंकि ये भी हमें एक बेसिक के तौर पे समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी स्टेट पीसेस वाले जो क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोयले में देखें तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में मिलता है, जिसको हम 250 मिलियन वर्ष पुराना, अब देखो भाई ये तो यहाँ मैं ये नहीं समझाने वाला, इसके लिए बॉस 11th क्लास की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा, उसके अंदर काफी डिटेल में दे रखा है, अब वहां से पढ़ सकते हैं। तो भारत के लगभग 98% जो कोयला भंडार हैं, यह बात याद रखना, और कुल कोयला जो उत्पादन का 99% जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यानी कि जब भी अगर कुछ आ जाए तो गोंडवाना को ही टिक करके आना, इस चीज को आपने याद रखना है। तो ध्यान रखना कि 98% जो कोयला भंडार है और कुल कोयला जो उत्पादन का 99% जो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। और भारत के धातु क्रम ग्रेड के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाला कोयला जो था गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त जो हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम देखें, अगर इसके ग्रेड्स में आए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में अगर हम आए, तो हमें उच्च जो ग्रेड्स को जो हमें देखें अगर हम मिलता है, वो कहीं ना कहीं जो हमें कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही जो हमें प्राप्त हमें देखने को मिलता है। यह है दामोदर, जिसके अंदर झारखंड और आपका पश्चिमी बंगाल हो गया, महानदी जिसमें छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया, गोदावरी जी हाँ महाराष्ट्र हो गया, नर्मदा घाटियों में जो है कुल मिलाकर इन घाटियों के अंदर, नदियों में नहीं घाटियों में, इस चीज को याद रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी पे नदियां लिख दे तो भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। घाटियों में जो है कुल मिलाकर अगर देखें तो पाया जाता है। इसके बाद अगर आप इसके माइंस को देखें, थोड़ा सा देखें, यहाँ पे नोटिस करें, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो अब देखें सबसे ज्यादा देखें झारखंड, देन उड़ीसा, ठीक है, इसी के जैसे फिर आपका आपका अगर छत्तीसगढ़। तो ये 3 जिसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था जेओसी, इसको आप देख के यहाँ यहाँ आपको जो है कोयला मिलता है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। इसके बाद एक आता है त्रिशरी कोयला क्षेत्र आता है, जिसको 15 से
60 मिलियन वर्ष पुराना जिसको माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा भरपूर होती है। तो ये भी एक पीटी का फैक्ट है, इसको आप जरूर आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें अगर देखें तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो लो होती है और सल्फर की जो मात्रा होती है वो अप होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उत्तरेशियरी कोयला जो क्षेत्र होता है मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रायद्वीप क्षेत्रों तक ही जो है कुल मिला के सीमित है, जिसके अंदर असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय की तलछटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में जो है कुल मिलाकर जो है पाए जाते हैं। यानी कि जो मेजर बेल्ट्स हैं आपकी, जो अगर मैं बात करूं जो मेजर बेल्ट्स को छोड़ के, जो ये वाला एरिया हो गया, थोड़ा ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, थोड़ा सा लाइक ये वाला एरिया हो गया, तो ये सब यहाँ ये वाला एरिया जो थोड़ा सा हो गया, तो ये सब इसी एरिया को जो है इसी बेल्ट के तौर पे जो हम समझते हैं। वर्गीकरण की अगर हम देखें कि कोयले को किस किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, भारत के अंदर 4 तरह के वर्गीकरण है। पीट आपका मद्रास के अंदर भी मिलता है, आपने देखा होगा। और एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के 4 वर्गीकरण हमें जो है देखने को मिलते हैं। एंथ्रासाइट में देखें तो 80 से 95% जो है कोयला मतलब कार्बन सामग्री मिलती है इसके अंदर। एक उच्च कोटि का जो हमें देखने को मिलता है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में जो पाया जाता है। उसी जैसे बिटुमिनस, ठीक है, जिसमें 60 से 80% के आसपास जो है कोयला पाया जाता है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो गोंडवाना काल का है। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा कोयला अगर देखें तो बिटुमिनस ही जो है पाया जाता है। फिर लिग्नाइट कोयला जिसमें 40 से 55% कार्बन सामग्री मिलती है, जिसमें उच्च नमी सामग्री भी जो देखने को मिलती है, जो राजस्थान, लखीमपुर, असम में और तमिलनाडु में जो कुल मिला के पाया जाता है। और पीट इसमें 40% से भी जो कम सामग्री और कार्बन पदार्थ लकड़ी से कोयले के परिवर्तन के पहले चरण से प्राप्त होता है। तो ये भी हमें जो है कुल मिलाकर जो है मिलता है। जो बेसिकली जो अगर मैं बात करूं पीट का जो यूज होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा वो जो आयरन जब हम लोहा पिघलाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हार्ड में होता है और इसलिए इसका जो सबसे ज्यादा यूज जो है बेसिकली जो है वहां पर किया जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि देखो दोस्तों की पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल, जिसको हम पीएम जो है डिवाइन के नाम से जानते हैं। तो आप ये याद रखना कि पीएम जो डिवाइन है, ठीक है, जो पीएम डिवाइन है ये जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। तो हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन बना सके। क्यों ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया, क्योंकि ये यूपीएससी के अंदर जब नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट होता है, जब नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट आता है, वो काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है एक मैं कह सकता हूँ कि रखता है। तो खबरों में क्यों है, खबरों में यह है कि भी हाल ही में केंद्रीय जो हमारा जो मंत्रिमंडल है, उन्होंने एक नई योजना जिसको पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रधानमंत्री विकास पहल, जिसको पीएम डिवाइन जिसके नाम से मतलब की मंजूरी दी है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में जो ये अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये केंद्रीय बजट 2022 और 23 में इसकी जो है कुल मिलाकर जो है घोषणा करी गई थी। अब ये है क्या, इस चीज को समझते हैं। देखो कुल मिला के मोटा मोटा ये समझ आता है कि 6600 करोड़ रुपए का एक तरह से इन्होंने ये दिया है। और दूसरा एक दोस्तों प्लस पॉइंट है इसमें दोस्तों 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल की है। आपको पता होगा कि जब कोई योजना स्टार्ट होती है तो सेंट्रल और स्टेट होते हैं। वैसे देखा जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें 90-10 का होता है और जो नॉर्मल होता है वो 60-40 का होता है। लेकिन इसके अंदर स्टेट का कोई रोल नहीं होगा। जो फंड जो सारे के सारे जो ट्रांसफर होंगे वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सेंटर की तरफ से जो है ट्रांसफर हमें जो है देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि हम ये बात करें कि 100% जो है केंद्रीय वित्त पोषित के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, राइट। यानी कि हमें ये पता चले कि 100% है भाई। दूसरा हमें ये पता चलता है कि ये 2022 और 23 से लेके 2025-26 तक जो 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्ष हैं उसमें करीब 6600 करोड़ रुपए का एक तरह से परिव्यय, यानी कि 6600 रुपए जो केंद्र सरकार है वो इसमें जो है यानी पीएम डिवाइन में जो है लगाएगी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इसमें ये भी है कि पीएम डिवाइन जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त है। ये जो संसाधन है ये एक तरह से अतिरिक्त है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ मतलब जो उनको ईयरली बेसिस पे जो फंड्स मिलते हैं एनआरई के द्वारा, जो जो नॉर्थ की जो मतलब कि जो नॉर्थ एरिया की जो मिनिस्ट्री देखती है जिसको डोनर के नाम से जानते हैं, तो ये बेसिकली अतिरिक्त इन्होंने निकाला है। क्योंकि देखो क्योंकि पीएम जी का देखो कहना सिंपल सा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इनको जो है वेल कनेक्टेड के हिसाब से बनाना है। आपको पता होगा जब आप पहले लद्दाख जाते थे तो लद्दाख जाने का मतलब ये होता था कि लाइक अ सुसाइड, कि अगर आप रोड से जा रहे हो तो इस लाइक अ सुसाइड की रोड इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब अगर आप ब्लॉग्स देखें अगर किसी ट्रैवलर के, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लद्दाख तक
काफ़ी अच्छी अब जो है रोड जो कनेक्टिविटी कर रखी है 24/7 के हिसाब से। तो उसी के जैसे ये गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जा सके ताकि और अच्छे से जो है इसका विकास अच्छे से हो सके। और जो यह योजना है जो पूर्वोत्तर के जो विकास मंत्रालय द्वारा जो आपकी पूर्वोत्तर परिषद या फिर केंद्रीय मंत्रालय एजेंसी के माध्यम से ही जो है कुल मिला के जो इसको जो है लागू किया जाएगा। फिर उद्देश्य में देखें तो हमें यही देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स यही है कि लाइक पीएम गति शक्ति में सम्मिलित रूप से बुनियादी ढांचे को एक तरह से निधि देना। भाई जो भी इसकी है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे को निधि देना। फिर एनआरए द्वारा महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजना का एक तरह से समर्थन करना। वही सब नॉर्मल जो उद्देश्य जो होते हैं बेसिकली युवाओं महिलाओं के लिए आजीविका संबंधित कार्यों को सक्षम करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास अंतराल को जो एक तरह से कम करना इसमें जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कुछ योजना जो है अगर बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो है हमें बुनियादी परियोजना जो हमें देखने को मिल रही है। वो क्या क्या है इस चीज को समझते हैं। अभी ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि रेल सड़क और हाईवे कनेक्टिविटी में हम ये देखने को मिला कि 4,000 किलोमीटर सड़कें, 2011 किलोमीटर की 20 रेलवे परियोजनाएं और 15 हाईवे कनेक्टिविटी योजना विकसित की जा रही है। देखो आने वाले साल में मैं मोटा मोटा अगर बात करूं 2030 तक आपको जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट होगा वो भी काफी ज्यादा वेल कनेक्टेड हमें देखने को मिलेगा। और इन फ्यूचर में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में जाके ब्लॉग बनाएंगे। क्यों? ताकि वहां पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता होगा अभी जो हाल में ये देखने को मिलता है कि अगर किसी को नॉर्थ ईस्ट जाना है तो पहली बात तो एनआर इनर लाइन परमिट तो चाहिए। फिर साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो इनका एयरपोर्ट है वो गुवाहाटी एयरपोर्ट होता है। लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट से अरुणाचल प्रदेश जाना एक तरह से 1 से 2 दिन आपको जो समय बाय बस आपको लगता है। फिर दूसरा जलमार्ग कनेक्टिविटी भी हमें देखने को मिल रही है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक जो नदियों के अलावा जो गंगा पर जो नेशनल जो वाटरवे है एक, और ब्रह्मपुत्र पे जो नेशनल वाटरवे जो 2 है, और बराक पर जो जो 16 है उसमें बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड यह करीब 5,000 किलोमीटर जो नौगम्य जल मार्ग प्रदान करके पूर्वोत्तर को शेष भाग से जो जोड़ेगी। इसको मैप के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि देखो इसके अंदर ये है कि हालांकि मैंने इंटरनेट से उठाया फिगर, फिर भी जैसे एक मोटा मोटा ओवरव्यू समझाने के लिए आपको देखा होगा सॉरी, आप अगर यहाँ पे देखें लेखा जोखा कि 15 राज्यों के अंदर करीब 20,275 किलोमीटर 3 जलमार्ग कार्यरत हैं और 20 जलमार्ग हैं जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर में देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो भाई ये देखने को मिल रहा है इसके अंदर कि इसका नाम राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो असम राज्य में जो सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर हमें जो देखने को मिलता है। ये करीब 891 किलोमीटर 891 किलोमीटर का है जो उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख माल परिवहन जो जल मार्ग में से एक है और कुल लंबाई के साथ जो तीसरा सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिलता है। इसी की जैसे यहाँ पे भी राष्ट्रीय जल मार्ग जो है बनाया जा रहा है जिसका 6 जो अभी अगर मैं बात करूं तो जो बेसिकली जो पीछे जो बात करी गई थी तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि ये असम राज्य में प्रस्तावित जल मार्ग है और ये करीब बरीब नदी से लखीपुर को भागा से जो है अगर बात करें तो जोड़ेगा और यह जलमार्ग जो सिलचर मिजोरम के रूप में हमें जो देखने को मिलेगा। इसी के जैसे ये भी जलमार्ग हमें जो देखने को मिलता है यहाँ पर ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है जो उड़ीसा को पश्चिम बंगाल से जो कुल मिलाकर जोड़ेगा जिसकी जो लेंथ है वो करीब हम अगर बात करें तो 623 किलोमीटर की जो हमें देखने को मिलती है। इसी की जैसे ये जो पोर्शन है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। ये काकीनाडा को कृष्ण नदी के साथ नहरों, टैंक और गोदावरी के मध्य पुदुचेरी तक जोड़ेगा जिसकी लंबाई अगर बात करें तो 1,095 किलोमीटर है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। तो यानी कि आप एक फैक्ट्स ये भी लिखें कि जो दूसरा जलमार्ग है वो करीब 1,095 किलोमीटर का है और जो काकीनाडा को कृष्ण नदी से जो है कुल मिलाकर जोड़ेगा। तो ये फैक्ट्स हैं, इनको आपने बहुत ज्यादा पकड़ के आपने अपने साथ जो है रखना है। फिर इसी के जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है जो बेसिकली आपका कुल मिला के ये है। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि केरल में स्थित और कोलमतकट्टू तक चलती है और 2015 किलोमीटर की अगर बात करें तो ये हमें जो कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है और कहीं भारत का सबसे पहला नेविगेशन सुविधा वाला जलमार्ग जो हमें कुल मिलाकर ये देखने को मिलता है। इससे कीवर्ड्स ये बन सकते हैं कि देखो पीएम डिवाइन जो योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, 100% जो है केंद्रीय वित्त पोषण के लिए और बुनियादी ढांचे को निधि देना ये इसका जो है मूल कारण देखने को मिलता है। तो ये एक तरह से अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है दोस्तों ये आपका रिवीजन नोट्स के थ्रू आपका जो है कुल मिलाकर जो है काम यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है। तो यानी कि पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर है, 100
प्रतिशत जो केंद्रीय वित्त पोषण है और बुनियादी ढांचे पे जो इसका बेसिकली सबसे ज्यादा जो है ध्यान जो है दिया जाता है। नेक्स्ट हमें ये देखने को मिलता है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 16 स्टेशनों के लिए बोली लगाएगा रेलवे। भाई खबरों में ये है कि जब भी हाल ही में क्या हुआ था कि रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के थ्रू 16 स्टेशन के लिए बोली लगाने की योजना जो है बना रहा है। ठीक है, इसमें यह है कि जो यात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इन रेलवे स्टेशनों का जो एक तरह से उन्नयन किया जाएगा। और जो ये स्टेशन हैं, ये जो 1253 जो रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त हैं, जिन्हें आदर्श स्टेशन योजना के तहत जो विकसित, देखो जो 1253 है ना, ये तो बेसिकली आदर्श स्टेशन योजना के हिसाब से जो है इसको विकसित किया जा रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट जो बोली लगाएगी पीपीपी के थ्रू, उसमें 16 स्टेशन को इंक्लूड किया गया है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि पीपी ये है क्या, यानी कि जिसको इंग्लिश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से आप समझते हैं, जिसको हिंदी के अंदर सार्वजनिक निजी भागीदारी के तौर पर जो समझा जाता है। ये सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए सरकार या निजी क्षेत्र के लिए मध्य एक व्यवस्था है। देखो ऐसे समझो यार, जहां पर पब्लिक या जहां पर गवर्नमेंट और साथ में प्राइवेट जो कंपनियां मिलकर काम करती हैं, उनको पीपी के मॉडल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद बीओटी, बूट और भी मतलब ऑपरेशन चीजें होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ऐसे समझो कि सार्वजनिक जो पब्लिक कंपनियां होती हैं और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो मिलकर जो है कुल मिलाकर जो है काम करती हैं, और उस तरह से चीजें जो हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं जैसे सड़कों, पुलों या फिर अस्पतालों को निजी वित्त पोषण के साथ पूरा करने की अनुमति देते हैं। मैं इसके पीछे एक रीजन बताऊंगा। देखो इसको आगे कराने से पहले थोड़ा समझ भी लेते हैं। देखो दोस्तों, पीपी मॉडल में गवर्नमेंट को काफी फायदा होता है। पीपी मॉडल में ये फायदा होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टोल का। आपने देखा होगा जो रोड्स बनाते हैं वो जो है प्राइवेट कंपनियां बनाती है, फंड्स भी वही लेके आती हैं। लेकिन सरकार क्या होती है, उन टोल्स को उगाने के लिए अथॉरिटी दे देती है। ठीक है कि ठीक है भाई, आप काम करें 5 साल तक या 10 साल तक, जो भी है एक एस्टिमेट निकाल के एनएचए के द्वारा उसके थ्रू जो है एक एस्टिमेट निकाल लेती है। तो इससे ये रहता है कि जो गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बच जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो काफी ज्यादा फायदा गवर्नमेंट को देखने को मिलता है, और वो फंड्स को जो है अदर जो सोशल जो स्कीम्स होती हैं उनमें जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इससे ये फायदा होता है कि गवर्नमेंट को एक नए क्षेत्र के लिए पैसा नहीं बनाना पड़ता। और कहीं ना कहीं अगर बात करें पीपी के थ्रू थोड़े मॉडल्स, हालांकि इनमें कुछ कमियां भी हैं कि जैसे गुणवत्ता की एक इशू आता है। जैसे कि आपने बुंदेलखंड के हाईवे में गड्ढे देखे थे, तो इस तरह के कुछ गुणवत्ता इश्यूज भी रहते हैं, मैं मानता हूं। और कहीं ना कहीं टोल अगर जब जनरेशन किया जाता है तो हाई टोल की मांग करी जाती है, और ये टोल्स में से जो है काबू भी बड़ा मुश्किल से होता है। तो ये सब चीजें भी कुछ इश्यूज हैं। बाकी भ्रष्टाचार, लालफिताशाही, वो एक अलग कहानी हमें जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की साझेदारी जो होती है निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए निवेश जो है, कुल मिलाकर सारे काम जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। चूंकि पीपी मॉडल में सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जिम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, और ये निजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती। पीपी के थ्रू ऐसा नहीं होता कि निजीकरण कर दिया जाता, नहीं, बस एक कुछ टाइम तक जो है उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर बाद में जब वो ऑपरेशन जब कॉस्ट निकल जाती है तो उसको जो है पब्लिक के लिए जो है कुल मिलाकर खोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि निजी सार्वजनिक इकाइयों के मध्य जोखिम का एक सुव्यवस्थित तरीके से आवंटन होता है। निजी इकाइयों को खुली प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर चुना जाता है और वह प्रदर्शन आधारित भुगतान प्रणाली प्राप्त करती हैं। फिर इसके बाद पीपी मार्ग उन विकासशील देशों में एक विकल्प हो सकता है जहां सरकारों को महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ऋण लेने में विभिन्न बाधाओं का जो एक तरह से सामना करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने में आवश्यक विशेषता भी जो एक तरह से प्रदान कर सकता है। लाभ में वही है कि भाई इससे निवेश, परिचालन दक्षता और आधुनिक स्वच्छ प्रौद्योगिकी को जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शामिल कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसके तहत रेलवे पटरियों के साझा उपयोग के लिए प्रदान करती है, जिसमें राज्य और निजी निवेशकों के लिए लाभ और राजस्व आधार, मतलब कि जो है कम लागत पे बढ़ाया जा सकता है। और साथ में रेलवे परियोजना रेल पटरियों का साझा उपयोग के लिए प्रदान करती है, जो राज्य और निजी निवेशकों के लिए दक्षता लाभ, मतलब कि बढ़े हुए राजस्व आधार पर या कम लागत के आधार पर हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है, और रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण भी कुल मिलाकर यहाँ पर किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक आदर्श स्टेशन योजना क्या है, जिसके अंदर 1253, जिसके अंदर आप मैंने सॉरी, जिसके अंदर 1253 मैंने आपको बोला था, तो उसको भी तो समझ लेते हैं। देखो आदर्श स्टेशन योजना जो है 2009 में
शामिल करी गई थी। ठीक है, आपने देखा होगा नई दिल्ली में अगर आप हैं, जैसे मैं हूँ, तो हम देखते हैं कभी-कभी, हम भी स्टेशन जाते हैं तो हमें देखते हैं कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी मास्टर प्लान में तो ये भी पता चलता है कि वहाँ के आस-पास की सारी काफ़ी सारी सड़कें भी टूटेंगी, तो वो बात का प्लान है। तो इसमें ये पता चलता है कि इसका उद्देश्य भारत के उपनगरीय स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के उन्नयन में करना है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का चयन सुविधाओं के उन्नयन की पहचान की आवश्यकता पर आधारित है। प्रमुख बिंदु हमें ये देखने को मिलते हैं कि आदर्श स्टेशनों को आधुनिक सुविधा से सुसज्जित और उन्नत किया जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन के जो अग्रभाग का सुधार होगा, यातायात संचालनों को विविध सुव्यवस्थित करना, मंच की सतह में सुधार करना, मौजूदा प्रतिशाल्य और विश्रामलय में सुधार करना, शौचालय की सुविधा देना, फुट ओवर ब्रिज का एक तरह से प्रदान करना और लिफ्ट और एस्केलेटर आदि की व्यवस्था करना और उन्नयन प्रक्रिया की निगरानी भारत सरकार और भारतीय रेलवे द्वारा जो है कुल मिलाकर यहाँ पर करी जाएगी। तो हमें कीवर्ड्स में ये देखने को मिलता है, 2 ही कीवर्ड देखने को मिलते हैं। एक तो आदर्श स्टेशन योजना 2009, क्योंकि 2009 में शुरू हुआ, क्योंकि पीपीई के बारे में क्या लिखोगे, मैंने आपको बता ही दिया, तो उसके बारे में कोई लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। और इसका जो मेन मोटिव है आधुनिक सुविधा, यहाँ पे जस्ट पीएम जो है आपने वो लिख लेना, आदर्श स्टेशन योजना लिख लेना, तो आधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित और उन्नत करना। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स जो है, फाइनल नोट्स जो हैं आपके बनेंगे। आपने नोटिस किया 5 से 6 पीपीटी पढ़ाने के बाद इससे आपके पास जो काम का माल निकला वो सिर्फ ये 2 ही वर्ड जो हमें देखने को मिले हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं।